हाँ तो बच्चों जो है आज डे 16 है और पार्ट सेकंड है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का। और आज पार्ट इलास्टिसिटी के बाद फ्लूइड का आ जाएगा। टॉपिक्स में पढ़ देता हूँ एक बार। फ्लूइड स्टैटिक्स, प्रेशर, थ्रस्ट, गेज प्रेशर, पास्कल्स लॉ, आर्किमिडीज लॉ, बाइंड फोर्स, लॉज ऑफ फ्लोटेशन, viscosity, Stokes law, terminal velocity, streamline and turbulent flow, critical velocity, Reynolds number, equation of continuity, energy of flowing liquid, बर्नौलीज प्रिंसिपल। तो पहली बात आती है यहाँ पे फ्लूइड स्टैटिक्स की बात करेंगे तो कहा जाएगा फ्लूइड के लिए कि ये वो स्टेज ऑफ मैटर है जिसका शेप जो है वो वही रहेगा जो कि बॉडी का होता है और वॉल्यूम अनडिफाइंड है। जो फ्लो कर सके वो फ्लो होता है, फ्लूइड होता है। तो इस तरह से सिर्फ लिक्विड को ही फ्लूइड मानना गलत बात हो जाएगी। ये लिक्विड भी होता है और गैस भी होता है। जो फ्लो करे वो फ्लूइड है। आइडियल फ्लूइड के लिए अगर कहा जाएगा तो आइडियल फ्लूइड में होना चाहिए तीन प्रॉपर्टीज: जीरो सरफेस टेंशन, जीरो सरफेस टेंशन, जीरो विस्कोसिटी, जीरो विस्कोसिटी एंड जीरो कॉम्प्रेसिबिलिटी, जीरो कॉम्प्रेसिबिलिटी। तो इस आधार पे हम पाएंगे कि जो है हमें कोई भी फ्लूइड आइडियल जैसा नहीं मिलने वाला है। फ्लूइड स्टैटिक्स की बात करेंगे। स्टैटिक का मतलब हो गया कि बॉडी रुकी हुई है, यानी कि जब फ्लूइड रुका हुआ है तो जो उसकी पढ़ाई हो रही है दैट इज अंडर फ्लूइड स्टैटिक्स। तो जब लिक्विड जो है रुका हुआ है, माना जाए सब जो है किसी गैस, किसी कंटेनर के अंदर कोई लिक्विड है भरा हुआ है, ऐसे हमने यहाँ पे प्रेशर के बारे में देखा हुआ है कि प्रेशर होता है फोर्स परपेंडिकुलर अपॉन ए। यहाँ पे अगर मैं हाइपोथेटिकल सरफेसेस ऐसे मानूं, ये डेल्टा एस है, डेल्टा एस है, तो यहाँ पे और इनके बीच का जो गैप है वो अगर मैं 1 मिनट के लिए मान लूं कि ये डेल्टा जेड है, तो यहाँ पे पड़ने वाला प्रेशर जो आएगा, जो फोर्स आएगा वो P1 इंटू डेल्टा एस ऊपर से नीचे को, P2 इंटू डेल्टा एस नीचे से ऊपर को, और ऊपर से नीचे को पड़ रहा है W। W का मतलब हो गया वेट। तो अगर ये स्टैटिक है यानी कि नेट फोर्स जीरो है तो कहा जाएगा ही कि P1 डेल्टा S प्लस W बराबर जरूर हो जाएगा P2 इंटू डेल्टा S। डेल्टा S क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये P2 माइनस P1 लिखा जा सकता है, बराबर W हो जाएगा। W का मतलब हो गया M इंटू G, और मास की जगह पे हो जाएगा वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए आप देख सकते हैं डेल्टा एस इंटू डेल्टा जेड हो गया है। मास का के लिए क्या कहा था, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो ये वॉल्यूम हो गया, ये डेंसिटी हो गया, और ये वेट है तो ये जी और आ गया। डेल्टा एस यहाँ से कट जाएगा। P2 माइनस P1 बराबर हम देख रहे हैं कि रो जी डेल्टा जेड हो गया। तो इसी को डेल्टा P बराबर हम कह पा रहे हैं कि ये रो जी डेल्टा जेड है। डेल्टा P बराबर रो जी डेल्टा जेड है। आप चाहो तो इसको dP कह सकते हो, रो जी डी जेड कह सकते हो। यहाँ से P1, ये P2, ये ZI और ये ZF। ये हुई बात जिसको कि तुम बहुत आसानी से बोल देते हो क्या, P बराबर रो जी एच। ये उसी का डिफरेंशियल फॉर्म है। बात आती है यहाँ पे थ्रस्ट के लिए जो है कहा गया, तो प्रेशर जो है ऊपर से पड़ जाता है और थ्रस्ट एक प्रकार का ऊपर की तरफ को लगने वाला फोर्स होता है जिसको कि बाइंड फोर्स भी कहा जाता है। दोनों के बारे में हम लोग यहीं पे जान लें, बाइंड फोर्स और थ्रस्ट के बारे में, कि दिस फोर्स इज ऑलवेज अप्लाइड बाय लिक्विड ऑन द बॉडी एंड इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड only on the part of the body which is in contact with the liquid। इसको मैं यहाँ पे करके भी आपको दिखा देता हूँ कि ये अगर ऐसे कोई बॉडी है, इसे रखा हुआ है, ये है, तो यहाँ पे ऊपर से नीचे को लगने वाला इसका वेट हो जाएगा
और ये हो जाएगा फोर्स ऑफ बायंसी। अगर मैं लिक्विड का डेंसिटी रो एल मान रहा हूं तो P बराबर फोर्स ऑफ बायंसी के लिए हो जाएगा क्या, रो जी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कहीं साहब यहाँ पे हो जाएगा, ये एक प्रकार का mg ही होगा। मास की जगह पे वॉल्यूम इनटू डेंसिटी लिखेंगे और ध्यान रहे कि ये V इन है, V इन साइड है, तो V हो गया और रो L हो गया और ये G हो गया। तो इस तरह से ये थ्रस्ट हुआ और इसी तरह से ये बाइंड फोर्स हुआ। गेज प्रेशर एक टर्म आ रहा है, तो गेज प्रेशर जो है ये होता है प्रेशर डिफरेंस, यानी कि कहा जाएगा कि रियल प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, रियल प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा, इसको कहा जाएगा ये गेज प्रेशर। तो ये ध्यान रहे कि ये गेज प्रेशर जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, क्योंकि पता नहीं था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है या कम है। अब यहीं पे जो है हम लोग लगे हाथ जो है बात कर लेते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। नाम से साफ पता लग रहा है कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नाउ द क्वेश्चन इज कि एटमॉस्फेयर कैसे प्रेशर एक्सर्ट कर सकता है, तो इसका भी आंसर है कि एटमॉस्फेयर के बारे में आप समझते क्या हो, एटमॉस्फेयर कैसे बनता है। कहेंगे साहब जो है इट इज ए कलेक्शन, ह्यूज कलेक्शन ऑफ गैसेस। गैसेस हैं तो मॉलिक्यूल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे तो मास होगा, मास होगा तो वेट होगा अर्थ की वजह से, और इनका नीचे की तरफ को डाउनवर्ड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ पुल भी होगा। तो ये जो प्रेशर आता है which is applied by atmosphere is called as atmospheric pressure। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आप नापते हैं इस तरीके से, ये P0 बराबर हो जाता है H रो G, और ये बनता है ये बैरोमीटर की वजह से, बैरोमीटर की हेल्प से ये नापा जाता है। इस तरीके से बात को समझा जाए कि हमारे पास एक कंटेनर था, कंटेनर में हमने ला करके एक इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब डाल दिया जिसकी लंबाई लगभग 1 मीटर थी, और उसको डालने का भी थोड़ा स्टाइल है, तरीका है। ये हमारे पास टेस्ट ट्यूब हो गई, इसमें हमने पूरा भर दिया मरकरी और ऊपर से टैप कर दिया, और टैप करने के बाद इसको इन्वर्ट कर दिया, उल्टा कर दिया और लाके इसके अंदर रख दिया। तो इसका हुआ ये कि कुछ मरकरी जो है ड्रेन आउट हो गई, कुछ मरकरी यहाँ पे बच गई है, और ये जो बच गई है ये अमूमन जो है 76 सेंटीमीटर हो जाती है। तो यहाँ पे H की जगह पे आप 76 सेंटीमीटर रखते हैं, और ये मामला मरकरी का होता है। ध्यान रहे यहाँ पे वैक्यूम है, और वैक्यूम वो जगह होती है जहाँ पे प्रेशर की वैल्यू 0 होती है, और ये वैल्यू 1.013 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाता है। दिस इज बैरोमीटर एंड दिस इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब बात यहाँ पे लगे हाथ आती है पास्कल्स लॉ। तो पास्कल्स लॉ को आप जरा थोड़ा ध्यान से समझ लें कि ये कहता है कि अगर कोई हमारे पास एक बंद क्लोज्ड फ्लूइड का सिस्टम है और ग्रेविटी को नेग्लेक्ट कर दिया गया है, और किसी जगह पे हम एक जगह पे प्रेशर में हल्का सा चेंज करते हैं, तो उसका कहना यह है कि ये चेंज हर पॉसिबल डायरेक्शन में बिना मैग्नीट्यूड में कम हुए या ज्यादा हुए हर तरफ को ये फैल जाता है। कंजर्वेशन ऑफ प्रेशर की बात होती है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात होती है। इस तरह से एक बात और लागू होती है, उसका कहना है कि एट द सेम लेवल प्रेशर हमेशा सेम रहेगा। जैसे जैसे हम ऊपर होते जाएंगे अर्थ सरफेस के, प्रेशर की वैल्यू कम होती जाएगी, और अर्थ सरफेस से जैसे जैसे हम नीचे होते जाएंगे, अंदर होते जाएंगे, प्रेशर की वैल्यू बढ़ती जाएगी। जो हाइड्रोलिक प्रेस होती है वो पास्कल्स लॉ पे ही काम करती है। ये इस तरीके से अनइवन, अनइक्वल, ये A1 A2 इस तरीके से यहाँ पे
कोई इनकॉम्प्रेसिबल लिक्विड भर दिया गया और यहाँ से F1 लगाया गया, यहाँ से F2 लगाया गया, तो आप पाएंगे साहब कि जो है एट इक्विलिब्रियम ये दोनों आकर के एक जगह पे जरूर रुक जाएंगे। अब जब आप पास्कल लॉ लगाएंगे तो आप पाएंगे साहब कि P1 बराबर जरूर हो गया P2, तो P1 बराबर हो जाएगा F1 अपॉन A1 बराबर F2 अपॉन A2। यूट्यूब का जो कंसेप्ट होता है सवालों में वो भी इसी आधार पे होता है। ये भी आप यहीं पे समझ लें कि ये अगर कोई एक लिक्विड है, कोई एक लिक्विड है जिसकी डेंसिटी ρ1 है, ये एक लिक्विड है जिसकी डेंसिटी यहाँ पे ρ2 है, और ये कोई लिक्विड है जिसकी डेंसिटी ρ3 है, और कहा गया साहब यह इस स्थिति में आकर के ये रुक गया है। तो ध्यान रखिएगा, अगर सवाल लगाने का मन है तो ये y1 कर लीजिए, इसको y3 कर लीजिए, इसको y2 कर लीजिए, और ये यूट्यूब का कंसेप्ट यहाँ पे सवाल दिखने में बड़ा कठिन सा होता है, लेकिन लगता एक ही सिस्टम से है कि एट सेम लेवल प्रेशर की वैल्यू रहेगी सेम। तो इधर साइड का प्रेशर P लेफ्ट बराबर जरूर होगा P राइट, और लेफ्ट वाला प्रेशर हो जाएगा P नॉट। P नॉट ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ रहा है, प्लस ρ2 y2 g हो जाएगा, राइट साइड में चले जाइए। P0 प्लस ये डेंसिटी ρ1 थी, तो ρ1 y1 g प्लस ρ3 y3 g। सवाल सारे ऐसे ही लगाए जाएंगे, और जब भी सवाल आए इसी तरीके से इसको आप फिट करेंगे। एक अननोन होगा जो कि अपने आप आपको वैल्यू दे देने वाला है। अब हम लोग सीखेंगे यहाँ पे बच्चों आर्किमिडीज लॉ। यहाँ पे मैंने ये सिखाया हुआ है लॉज ऑफ फ्लोटेशन, लेकिन मैं भी आपको थोड़े समय के बाद बताता हूँ। आर्किमिडीज लॉ का कहना है, पहली बात तो ये समझ लें कि ये विज्ञान का पहला प्रिंसिपल है जो कि बहुत पुराना है, पुरातन है, और यह आज तक के अनक्वेश्चनेबल है। इसके ऊपर कभी भी कोई सवालिया निशान नहीं लगाया गया है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है कि जब भी कभी किसी बॉडी को लिक्विड में पार्शियली या कंप्लीटली डुबोया जाता है तो बॉडी के अंदर आता है एक एपेरेंट लॉस इन वेट। एपेरेंट लॉस होता है, एक्चुअल लॉस नहीं होता, एपेरेंट लॉस होता है। और ये एपेरेंट लॉस जो होता है बॉडी का, ये बॉडी जब छूती है लिक्विड को तो ये लिक्विड को डिस्प्लेस करती है। लिक्विड को जब डिस्प्लेस करती है तो उस लिक्विड का अपना कुछ वेट होता है, तो ये उतने ही डिस्प्लेस लिक्विड के वेट के बराबर होता है। यहाँ पे आप इस बात को थोड़ा सा इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं कि ये बॉडी हो गई, ऐसे हो गया, ये यहाँ पे ये V रो G हो गया, और ये इतना पार्ट अगर डूबा हुआ है तो आप जो है ये W हो गया था, और ये V हो गया, ये V in रो L G हो गया। अगर ये ऐसे में ये फ्लोट कर रहा है तो V रो G बराबर आप समझ सकते हैं कि V in रो L G। मैं एक बार फिर से कह दूं कि ये फोर्स ऑफ बायंसी इज ऑलवेज अप्लाइड बाय लिक्विड इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड ऑन द बॉडी एंड ओनली ऑन द पार्ट ऑफ द बॉडी which is in contact with the liquid। तो V in बराबर हो जाएगा V रो अपॉन रो L, ऐसा हो जाएगा। आप चाहे तो V out भी यहाँ से निकाल सकते हैं, टोटल वॉल्यूम में से V in साइड घटा दिया जाए तो V माइनस V और ये रो अपॉन रो L, V1 माइनस रो अपॉन रो L हो जाएगा। अब हम आपको यहाँ पे बताते हैं अबाउट लॉज ऑफ फ्लोटेशन के बारे में। लॉज ऑफ का कहना है जब कभी किसी बॉडी को लिक्विड में डुबोते हैं तो पाते हैं कि साहब के ऊपर से नीचे को बॉडी का वेट लग रहा है, ये वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, ये डेंसिटी ऑफ द बॉडी, ये फोर्स ऑफ बायंसी हो गया, V रो L G हो गया। केस फर्स्ट कह रहा है कि अगर रो बी ग्रेटर देन रो L है, यानी कि बॉडी की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा है, यानी कि वेट ज्यादा है बॉडी फोर्स ऑफ बायंसी से, तो छूटते ही आप आंसर कह सकते हैं कि बॉडी विल बी सिंक। केस सेकंड में अगर दोनों बराबर हैं तो बॉडी फ्लोट करेगी
और कंप्लीटली सबमर्ज होकर के पूरी तरह से अंदर रहते हुए। और अगर रो बी लेस देन रो एल है तो डब्ल्यू लेस देन बी हो जाएगा और ये फ्लोट करेगी पार्शियली इनसाइड। यहाँ पे एक सवाल और बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, इंडिया का ऐसा कोई एग्जाम नहीं है, चाहे वो बैंक का हो, एसएसबी का हो, एनडीए हो, सीडीएस हो, इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, कि बॉडी को हमने किसी लिक्विड में डुबोया है तो लिक्विड के लेवल का क्या हाल होगा। आप अगर इसको साधारण तरीके से सोचेंगे तो आप डेफिनेट गलत कर जाएंगे। आप इसको इस आधार पर रख के सोचेंगे तो 100 सवाल लगाएंगे तो 100 आंसर आपको बिल्कुल सही मिलने वाले हैं। और वो ये है कि फाइनल लेवल ऑफ द लिक्विड विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ डोमिनेटिंग डेंसिटी। अगर बॉडी की डेंसिटी ज्यादा है लिक्विड से तो वो लेवल को नीचे ले जाएगा, लिक्विड की डेंसिटी अगर ज्यादा है सॉलिड से तो ये अपने जो इसकी एक्शन की दिशा थी ऊपर को, ये ऊपर को ले जाएगा। अब हम लोग के पास बात आती है विस्कोसिटी और स्टोक्स लॉ जैसी बातें हैं। तो विस्कोसिटी के लिए बच्चों यहाँ पे बात समझें कि जब भी कभी कोई लिक्विड फ्लो करता है तो हम देखते हैं कि कुछ लिक्विड बहुत दूर तक के चले जाते हैं और कुछ लिक्विड बहुत पास में ही ठहर जाते हैं। तो ये ऐसे माना जाए कि साहब जो है ये डिफरेंट लेयर्स के साथ में ये लिक्विड फ्लो कर रहा था, तो हम पाते हैं कि सबसे ऊपर वाली लेयर की वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है और सबसे नीचे वाले लेयर की वेलोसिटी सबसे कम होती है। इसीलिए ऊपर से देख करके बहते हुए लिक्विड का अंदर वाले लेवल का अंदाजा लगा पाना बड़ा मुश्किल काम होता है कि इसका क्या हाल होगा। एक्चुअल में ये बिल्कुल कूल एंड काम होती है। ये Vx हो गया, ये मान लेते हैं Z डेप्थ पे है और ये मान लेते हैं Z प्लस डेल्टा Z डेप्थ पे है। तो यहाँ पे वेलोसिटी ग्रेडियंट की एक चीज बात आती है, वेलोसिटी ग्रेडियंट के लिए आता है माइनस का डेल्टा Vx अपॉन डेल्टा Z। और न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी कहता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी कहता है, न्यूटन्स लॉ यहाँ पे कह दिया कि ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इसके ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये विस्कस फोर्स और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट के। तो F प्रोपोर्शनल टू माइनस का A डेल्टा Vx अपॉन डेल्टा Z हो गया और F बराबर माइनस का नीटा A डेल्टा Vx अपॉन डेल्टा Z हो गया। नीटा विस्कोसिटी कोफिशिएंट होता है। इसका यूनिट और डायमेंशन मैंने आपको जो है यूनिट डायमेंशन वाली वीडियो में बता के रखा हुआ है, उसको आप वहां से जाके देख सकते हैं। बात आती है यहाँ पे स्टोक्स लॉ की। तो स्टोक्स लॉ का इतना कहना है कि जब भी कभी कोई स्मॉल स्फेरिकल बॉडी गिरती है किसी हाईली लिक्विड विस्कस लिक्विड कॉलम में तो इसकी रेडियस r है, तो यहाँ पे इसके ऊपर एक विस्कस फोर्स लगता है विच इज गिवन बाय 6 पाई नीटा rv। किताबों में यहाँ पे v करके जो है छोड़ रखा गया है। यहाँ पे मेरी अपनी एक बात है कि इसको v नहीं बल्कि vt करके स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए ताकि याद रहे कि ये वेलोसिटी और टर्मिनल वेलोसिटी में कुछ डिफरेंस होता है। दिस इज कॉल्ड एज टर्मिनल वेलोसिटी, vt इज कॉल्ड एज टर्मिनल वेलोसिटी। और ये टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, कहेंगे जब भी कभी कोई बॉडी मूव करती है तो ऐसी स्थिति जबकि उसके ऊपर नेट फोर्स की वैल्यू 0 हो गई है, नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 हो गई है, उस समय जो वेलोसिटी है उसको हम नाम देते हैं टर्मिनल वेलोसिटी का। इस बात को यहाँ पे जरा समझे। जैसे जैसे ये ऊपर से नीचे होती जा रही है इसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है क्योंकि ये अंडर ग्रेविटी है, तो फोर्स भी बढ़ता जा रहा है और नीचे से ऊपर को बाइंड फोर्स भी बढ़ रहा है। क्योंकि ये अंडर ग्रेविटी मोशन है इसलिए ये रुक सकता नहीं है ये बॉडी, इसलिए इसको चलते रहना पड़ता है और नेट फोर्स 0 रहता है, तभी इसको हम नाम देते हैं इस वेलोसिटी को टर्मिनल वेलोसिटी। अब बात यहाँ पे बच्चों आएगी टर्मिनल वेलोसिटी के बाद में यहाँ पे हम लोग बात करते हैं ये Vt बराबर, एक फॉर्मूला आपको और याद करना चाहिए, 2/9r² रो माइनस रो एल जी अपॉन नीटा। दिस इज द टर्मिनल वेलोसिटी।
ध्यान रहे VT प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होगा। या फिर से मैं आपको टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में कुछ बातें बता रहा हूँ। टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में VT प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ये ऐसा हो गया। VT प्रोपोर्शनल टू G भी हो गया। इफ रो इज ग्रेटर देन रो L तो टर्मिनल वेलोसिटी का डायरेक्शन जो होगा वो डाउनवर्ड होगा। अगर ये रो लेस देन रो L हो गया, जैसे कि अगर कोई एयर बबल है पानी में फॉर्म हुआ है, तो टर्मिनल वेलोसिटी तो आएगा लेकिन इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ को होगा। दिस इज अबाउट टर्मिनल वेलोसिटी। और यहाँ पे आप चाहें तो एक ग्राफ भी और इम्पोर्टेंट होता है, इसको सीख सकते हैं। एक्स वाई है, इधर को एक्स या टी ले लीजिए, इधर को वेलोसिटी ले लीजिए। तो यहाँ पे ये वेलोसिटी धीमे धीमे करके बढ़ती गई और यहाँ पे आकर के इसने गेन कर लिया है टर्मिनल वेलोसिटी। अब बात हम लोग के पास आती है टाइप्स ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड की। उसमें एक फ्लो हमें दिखाई पड़ता है स्ट्रीम लाइन फ्लो। स्ट्रीम लाइन फ्लो है, स्ट्रीम लाइन फ्लो इसका ये कहना है, और एंड टर्बुलेंट फ्लो दोनों को एक साथ की बात करेंगे। स्ट्रीम लाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो ऐसा लगता है ये बिल्कुल सीधा सीधा ये फ्लो होगा, नहीं ऐसा नहीं होता है ऐसा कुछ है। ये इस जगह पे ये वेलोसिटी जब पार्टिकल यहाँ से गुजर, तो यहाँ पे जब जो है पार्टिकल था तो इसकी वेलोसिटी va थी। जब यही पार्टिकल यहाँ पहुंचा तो वेलोसिटी vb हो गई। जब यहाँ पहुंचा तो पार्टिकल वेलोसिटी vc हो गई। अगर पीछे आने वाले फ्लो भी, पीछे आने वाले पार्टिकल भी ऐसी पैटर्न को फॉलो करते हैं तो ये फ्लो स्ट्रीम लाइन है। इट इज हाईली डायरेक्शनल फ्लो एंड लिक्विड फ्लोज ऑलवेज ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। यहाँ पे इक्वल क्रॉस सेक्शन में प्रेशर ड्रॉप की वैल्यू आएगी सेम। खींचा गया टेंजेंट हमेशा डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वेलोसिटी शो करता है। और मैंने जैसे कि आपसे कहा कि ये हाईली डायरेक्शनल फ्लो है। यहीं पे अगर ये फ्लो जैसे नदी नाले का पानी होता है जिसमें कहीं कोई डायरेक्शन नहीं होती है, इस तरीके का फ्लो होता है जहाँ पे कोई टेंजेंट नहीं खींच सकते हैं, कोई डायरेक्शन वाली बात नहीं, हाईली एजिटेटेड फ्लो है, कोई भी इसके अंदर पैटर्न नहीं है, इज कॉल्ड एज टर्बुलेंट फ्लो। अब यहाँ पे मैं आपको क्रिटिकल वेलोसिटी के बारे में एक बात बताता हूँ कि अगर किसी जगह पे किसी, मान लीजिए कि ट्रांसपेरेंट कोई ट्यूब है और उसमें हमें लगातार लिक्विड फ्लो कराना है, लगातार लिक्विड फ्लो कराना है और धीमे धीमे करके फ्लो की वेलोसिटी बढ़ाता भी जा रहा हूँ, तो शुरुआत में ऐसा लगेगा जैसे जो है लिक्विड यहाँ से एंटर किया और यहाँ से आराम से एग्जिट कर गया। मैं स्पीड बढ़ाता चला जाता हूँ तो देखता हूँ कि लिक्विड इधर उधर टकराना शुरू कर रहे हैं। बस जैसे ही टकराना शुरू कर रहे हैं हमें समझ में आ रहा है कि ये फ्लो टर्बुलेंट होता जा रहा है। तो जस्ट स्ट्रीम लाइन के बाद और टर्बुलेंट से पहले जो वेलोसिटी होती है इज कॉल्ड एज क्रिटिकल वेलोसिटी और Vc बराबर होता है k नीटा अपॉन रो a। Vc इज क्रिटिकल वेलोसिटी, नीटा विस्कोसिटी कोफिशिएंट, रो डेंसिटी, a डायमीटर ऑफ दिस ट्यूब और इस ट्यूब को नाम देते हैं स्ट्रीम लाइन ट्यूब। नंबर ऑफ कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ स्ट्रीम लाइन फ्लो इज तो इसको हम नाम देते हैं क्या, स्ट्रीम लाइन ट्यूब। और ये ए जो है डायमीटर ऑफ द ट्यूब बताया मैंने आपको। और ये जो के है, के इज कॉल्ड एज रेनॉल्ड्स नंबर, के इज कॉल्ड एज रेनॉल्ड्स नंबर और के बराबर आएगा रो वी सी ए अपॉन नीटा। रेनॉल्ड्स नंबर इसको कहा जाएगा मैकेनिकल फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम एंड विस्कस फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम के रेशियो को नाम देते हैं रेनॉल्ड्स नंबर। ये डिसाइड करेगा कि फ्लो होगा कैसा। अगर ये k लेस देन 1000 है तो ये फ्लो स्ट्रीम लाइन है, k ग्रेटर देन 2000 है तो ये फ्लो आपका हो जाएगा टर्बुलेंट फ्लो। और k अगर 1000 और से ज्यादा या कम है, लेस और इक्वल टू 2000 है तो ये फ्लो ट्रांजिशन फ्लो है।
यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि अचानक ये फ्लो बदलेगा नहीं। स्ट्रीमलाइन फ्लो हो गया, ये टर्बुलेंट फ्लो हो गया, बीच में जो है एक फ्लो आएगा, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, ट्रांजिशन फ्लो। तो ये बात हुई हमारे पास रेनॉल्ड्स नंबर की, और यही इसके अंदर दम है इतना कि ये डिसाइड कर सके कि टाइप ऑफ फ्लो क्या होगा। अब बात यहाँ पे आती है हमारे पास इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी की। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी का कहना है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी का कहना है कि किसी भी स्ट्रीम लाइन फ्लो करते हुए लिक्विड में, स्ट्रीम लाइन फ्लो, ये यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है, V1 है, V2 है, और इसका कहना है कि अंडर स्ट्रीम लाइन फ्लो रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास ऑफ द लिक्विड रिमेन्स कांस्टेंट। इसको मैं कहता हूँ d वॉल्यूम इंटू डेंसिटी अपॉन dt बराबर के। इसको मैं a dx रो अपॉन dt बराबर के कह देता हूँ, और ये a v रो बराबर के हो जाएगा। रो तो आप जानते ही सब कि जो है, जो लिक्विड यहाँ से फ्लो करेगा वही लिक्विड यहाँ से निकलेगा, तो डेंसिटी तो अलग अलग हो नहीं सकती, इसलिए a v बराबर कांस्टेंट कह देते हैं, और ये a1 v1 बराबर a2 v2। ध्यान रहे अक्सर ये यहाँ पे फ्लो में जो है हमको सिलेंड्रिकल ट्यूब देते हैं, तो यहाँ पे R1 स्क्वायर V1 बराबर R2 स्क्वायर V2 इज द इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। अब हमारे पास दो बातें और रह जाती हैं पढ़ने के लिए, वो है कि जब कोई लिक्विड फ्लो करता है तो उसमें कितने तरीके की पाई जाती हैं एनर्जी, एनर्जी ऑफ फ्लोइंग लिक्विड। तो ये समझा जाए कि एक होती है इसमें प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, और प्रेशर एनर्जी क्या हो जाएगी, कहेंगे W बराबर हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा F अपॉन A, W बराबर हो जाएगा F इंटू डेल्टा एक्स, तो ये P इंटू A इंटू डेल्टा एक्स। ये वॉल्यूम हो गया, W अपॉन वॉल्यूम हो गया P, एंड दिस इज प्रेशर एनर्जी, दिस इज प्रेशर एनर्जी। फिर दो फ्लो और आते हैं, एक काइनेटिक होता है और एक पोटेंशियल होता है, एक दो तरीके की एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला हो गया हाफ एम वी स्क्वायर, इसको पर यूनिट वॉल्यूम अगर कहा जाएगा तो ये ऐसा हो जाएगा, हाफ रो वी स्क्वायर हो जाएगा। तीसरा फ्लो हो जाएगा हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का, तो PE बराबर होता है mgh, पर यूनिट वॉल्यूम कहेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, और ये रो जी एच हो जाएगा। अब आप यहाँ पे बात कह सकते हैं ताकि आपने हर जगह पे एनर्जी को पर यूनिट वॉल्यूम ही क्यों लिया है, इसका भी आंसर है, हमारे पास ऐसा कोई भी यंत्र नहीं हो सकता, ऐसा कोई तरीका नहीं हो सकता कि अथाह जल राशि जो सागर, महासागर, नदियों में, नालों में बह रही हैं, हम पूरे लिक्विड की, बहते हुए लिक्विड की ऊर्जा निकाल सकें। इसलिए पूरा का पूरा टॉपिक एक कन्फाइंड लिक्विड की बात करता है कि इतना लिक्विड है, इसमें क्या क्या एनर्जी हो सकती है। इसी से लगी हुई बात बर्नौलीज थ्योरम की आ जाती है। इसका साफ साफ कहना है कि किसी भी बहते हुए लिक्विड में बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौलीज थ्योरम इसमें साफ साफ कहना है कि किसी स्ट्रीम लाइन फ्लो के तहत बहते हुए लिक्विड की सारे टाइप की एनर्जी का सम होता है कांस्टेंट। ध्यान रहे ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे आधारित होता है। ये कोई हमारे पास दो क्रॉस सेक्शन हो गए, दो क्रॉस सेक्शन हो गए, ऐसे ये x और y, ये V1 है, ये V2 है, ये A1 है, ये A2 है, ये H1 है, ये H2 है, यहाँ पे प्रेशर P1 है, यहाँ पे प्रेशर P2 है। तो इसका कहना है P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 बराबर P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2 है। या इसी को आप कह सकते हो P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो जी H बराबर कांस्टेंट है।
अगर आप यहाँ पे रो जी से डिवाइड कर दो तो पी स्क्वायर अपॉन पी अपॉन रो जी, वी स्क्वायर अपॉन रो जी प्लस एच बराबर कांस्टेंट हो जाएगा। बर्नौलीज थ्योरम को एक्सप्लेन करने का एक तरीका और रहेगा, ये प्रेशर हेड है, ये वेलोसिटी हेड है और ये ग्रेविटेशनल हेड है। एक तरीका और जो मैं बात कर रहा था आपसे कि एनर्जी के अलावा आप हेड की मदद से भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ऑल टाइप्स ऑफ हेड्स फाउंड इन फ्लोइंग लिक्विड नेम एज प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड, ग्रेविटेशनल हेड, सम रहेगा कांस्टेंट। यहाँ पे आपसे एक बात और करनी थी, वो ये है कि अगर ये इनका ग्राउंड लेवल, इन क्रॉस सेक्शंस का अगर ग्राउंड लेवल सेम हो जाए, ग्राउंड लेवल सेम हो जाए यानी कि H1 बराबर H2 हो जाए, तो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर बराबर हो ही जाएगा P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। तो यहाँ पे सम ऑफ प्रेशर एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे एक सवाल कई बार पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी माना जाता है। कह रहे हैं ऐसा हमारे पास कोई टैपर्ड ट्यूब है, टैपर्ड का मतलब होता है ऐसा ट्यूब जिसका कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लगातार बदल रहा हो, कम हो चाहे ज्यादा हो, डजंट मैटर। ये A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, यहाँ से ये बहता हुआ लिक्विड हो गया, बहता हुआ लिक्विड हो गया। यहाँ पे वेलोसिटी V1, यहाँ पे V2 और यहाँ पे V3। सवाल कह रहा है कि एरिया, वेलोसिटी, प्रेशर है, प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी सबको चढ़ते या उतरते हुए क्रम में लगाएं। कहेंगे एरिया में तो कुछ खास है नहीं, ये तो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, A1 इज ग्रेटर देन A2 इज ग्रेटर देन A3। कंटिन्यूटी का सिद्धांत लगाएंगे तो एरिया ज्यादा होगा तो वेलोसिटी कम हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। जो स्थिति वेलोसिटी की होगी वही स्थिति काइनेटिक एनर्जी की होगी, Ke1 लेस देन Ke2 लेस देन Ke3। और जो स्थिति काइनेटिक एनर्जी की होगी उसका उल्टा स्थिति प्रेशर एनर्जी की होगी, क्योंकि यही दो टाइप की एनर्जी है, ये ग्राउंड लेवल सेम बोला गया है। कहेंगे तो फिर P1 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P3 हो ही जाएगा। ये हो गया हमारे पास इनका चढ़ता या उतरता हुआ क्रम, जैसा कि सवाल में पूछा था। उम्मीद है आप लोग जो है खूब अच्छे से जो पढ़ाई कर रहे होंगे और इन वीडियोस का फायदा उठा रहे होंगे। ऐसा ही करते रहें और खूब ध्यान से पढ़ाई करें। मेरी तरफ से आप लोगों को खूब खूब शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट।